यार बच्चों, हम अभी तक जो है अतीत के दबे पाँव जो पार्ट था वो पढ़ रहे हैं। वितान का तीसरा पार्ट है और उसमें हमने देखा था कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी ले रहे थे हम, और वहाँ के पर्यटन के बारे में और वहाँ की स्थिति कैसी, उत्खनन क्या था उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब उसी को जो है हम आगे पढ़ रहे हैं। सभी अहम और अब दुनिया भर में प्रसिद्ध इमारतों के खंडहर चबूतरों के पीछे यानी पश्चिम में है। प्रशासनिक इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला और कोठार है। वहाँ पर क्या क्या बना हुआ उसके बारे में हम देख रहे हैं। वहाँ अनुष्ठानिक महाकुंड भी जो सिंधु घाटी सभ्यता के अद्वितीय वस्तु कौशल को स्थापित करने के लिए अकेला ही काफ़ी माना जाता है। असल में यहाँ यही एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बचा रह सका है। बाकी इमारतें इतनी उजड़ी हुई है कि कल्पना और बरामदा चीज़ों के जोड़ से उनके उपयोग का अंदाजा भर लगाया जा सकता है। और अब ये यूँ कह रहे हैं कि जो यहाँ पर भवन है, सभा है, ज्ञानशाला, कोठार है ना, महाकुंड, कई सारी चीज़ें बनी हुई है और जो है अद्वितीय जो है वस्तु कौशल को स्थापित करने में जो है काफ़ी जो है अकेला ही जो है काफ़ी माना जाता है। असल में जो यह एक निर्माण है जो अपने मूल स्वरूप के बहुत नज़दीक बचा रह सका है, और जो बाकी इमारत है वो क्या है, उजड़ गई है और जो है उनकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। कल्पना के आधार पे पता लगाया जा सकता है कि भाई यहाँ पर कोई चीज़ रही होगी। नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो अनूठी मिसाल है, क्योंकि इसको नगरीय सभ्यता ही नगर नियोजन के कारण कहा गया, शहरी सभ्यता का नाम ही दिया गया है नगर नियोजन के कारण। तो जो नगर नियोजन है वो मोहनजोदड़ो की क्या एक अनूठी मिसाल है। इस कथन का मतलब आप बड़े चबूतरे से नीचे की तरफ देखते हुए सहज ही भाप सकते हैं। इमारतें भले खंडहरों में बदल चुकी है, मगर शहर की सड़कों और गलियों के विस्तार को स्पष्ट करने के लिए खंडहर काफ़ी है। अब देखिए, जो यहाँ पर इमारतें बनी हुई थी, भवन बने हुए थे, वो सब क्या गए, टूट फूट गए, ठीक है। लेकिन जो यहाँ की सड़कें हैं, गलियाँ हैं, वो अभी भी क्या बिल्कुल व्यवस्थित है। क्योंकि हमने कल की क्लास में फोटो देखा था एक गली का, तो बिल्कुल वैसी की वैसी सड़क और गली अभी भी हमें बनाई दिखाई देती है। वो जो है कई कई से खंडहर है, पूरी तरीके से खंडहर नहीं है। यहाँ की कामोवेश सारी सड़कें सीधी है या फिर आड़ी। आज वास्तुकार इसे ग्रिड प्लान कहते हैं। अब कुछ यहाँ पर जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को क्या है, कहीं ना कहीं आपस में काटती है। तो यहाँ पर जो सड़कें बनी है वो ग्रिड प्लान के अनुसार बनी हुई है। आज की सड़कें, सेक्टर, मार्ग, कॉलोनियों में हमें आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है। और अभी जो हमारे यहाँ पर सड़कें बनी हुई है वो इसी प्रकार की सड़कें बनी होती है, आड़ी तिरछी, है ना। तो ग्रिड बनाने वाली सड़कें जो है उस समय भी बनी हुई होती थी और इस समय भी बनी हुई हमें नज़र आती है। लेकिन वह रहन सहन को नीरस बनाता है। और ये कह रहे हैं जो इस प्रकार की सड़कें घुमावदार की कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट रही है, तो कह रहे हैं कि जो रहन सहन है लोगों का उसको वो नीरस बनाता है। शहरों में नियोजन के नाम पर भी हमें अराजकता ज़्यादा हाथ लगती है। और अब ये कह रहे हैं जो शहर है उसमें नियोजन के नाम पर जो है हमें क्या लगती है, अराजकता ज़्यादा हाथ लगती है। ब्रासीलिया या चंडीगढ़ और इस्लामाबाद ग्रिड शैली के शहर है। और अब जो है कुछ जगहों के भी उदाहरण यहाँ दे रहे हैं, जो ब्रासीलिया है, चंडीगढ़ है, इस्लामाबाद है, ग्रिड प्रणाली में बसे हुए शहर है। यानी कि जो यहाँ के जो गलियाँ सड़कें बनी वो ग्रिड प्रणाली के अंदर बनी हुई है। जो आधुनिक नगर नियोजन के प्रतिमान ठहराए जाते हैं, लेकिन उनकी बसावट शहर के खुद विकसने का कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। और अब जो है आगे यूँ कह रहे कि जो इनकी बसावट है ना, वो इन चंडीगढ़ की है, इस्लामाबाद की है ना, ये कितने विकसित है और कितना अवकाश छोड़ती है, इस पर बहुत शंका प्रकट की जाती है। यानी कि कितनी जगह लोगों के रहने के लिए है, कितनी सड़क पे चलने वालों के लिए, ये सभी जो है कन्फ्यूजन के अंदर है। मोहनजोदड़ो की साक्षर सभ्यता एक सुसंस्कृत समाज की स्थापना थी। अब जो है ये कह रहे हैं वो जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता है वो पढ़ी लिखी सभ्यता, क्योंकि हमें वहाँ से क्या मिली है, लिपि भाषा का विकास मिला। यानी कि वहाँ के जो लोग थे वो पढ़े लिखे लोग थे, सुसंस्कृत लोग थे। लेकिन उसमें नगर नियोजन और वास्तुकला की आखिरी कितनी भूमिका थी। और अब जो कह रहे हैं कि जो लोग हैं समझदार थे, पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने जो है उस समय की जो वास्तुकला है ना, उसमें अपनी नगर नियोजन उसमें अपनी क्या भूमिका निभाई, इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा।
स्तूप वाले चबूतरे के पीछे गढ़ और ठीक सामने उच्च वर्ग की बस्ती है। अब ये कह रहे जो स्तूप वाला चबूतरा उसके पीछे क्या बना हुआ है, गढ़ बना हुआ है, और उसके ठीक सामने वाला जो वर्ग है उसमें क्या है, बस्ती बनी हुई है। उसके पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंधु बहती है। और अब जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी इसको हमने कहा है ना, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता के पास में सिंधु नदी बहती है, इसलिए इसको हमने सिंधु घाटी सभ्यता कहा। तो ये कह रहे हैं जो इसके 5 किलोमीटर तक जो दूर क्या बहती है, यहाँ पर सिंधु नदी बहती है। पूरब की बस्ती से दक्षिण की तरफ नजर दौड़ाते हुए पूरा पीछे घूम जाए तो आपको मोहनजोदड़ो के खंडर हर जगह दिखाई देंगे। और अब जो है हम अगर चारों तरफ दौड़ते हुए जाएं तो क्या होता है, जो है पूरा पीछे घूम जाएंगे तो क्या होगा, मोहनजोदड़ो के खंडर हमें सामने दिखाई देंगे। दक्षिण में जो टूटे फूटे घरों का जमघट है वो कामगारों की बस्ती है। और अब जो है कह रहे कि जो इसकी दक्षिण दिशा है वहाँ पर क्या टूटे फूटे घरों का जमघाट बना हुआ है, यानी टूटे फूटे घर है, वो क्या है, ये काम करने वाले जो लोग थे उनकी बस्ती थी। देखें यहाँ पे चित्र भी दिया है ना, मोहनजोदड़ो का प्रसिद्ध जलकुंड का चित्र दिया है यहाँ पर। ठीक है, आगे हम देखते हैं। संपन्न समाज में वर्ग भी होंगे। और अब जो है ये कह रहे जो लोग संपन्न थे, अमीर थे, उनके क्या होंगे, अलग अलग वर्ग भी होंगे। लेकिन क्या निम्न वर्ग यहाँ नहीं था? कहते हैं कि निम्न वर्ग के घर इतनी मजबूत सामग्री के नहीं रहे होंगे कि 5000 साल टिक सके। और अब यूँ कह रहे कि कभी अमीर ही सारे लोग तो नहीं रहे होंगे, कुछ लोग मध्यम वर्ग के और निम्न वर्ग के भी रहे होंगे। तो यहाँ पर ये कह रहे जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके घर क्या बहुत ही मजबूती से नहीं बने होंगे, और मजबूती से बने होते तो उनके जो है अगर मजबूती के बने हैं वास्तव में तो 5000 साल तक जो है टिके होते, और कमज़ोर वर्ग के बने होंगे इसलिए 5000 साल तक जो है वही इमारतें टिकी रही जो मजबूती से बनी हुई थी। उनकी बस्तियाँ और दूर रही होगी। और अब कह रहे जो निम्न वर्ग के लोग तो उनके जो घर हैं वो काफ़ी दूरी पर रहे होंगे। यह भी है कि 100 साल में अब तक इस इलाके के 1/3 हिस्से खुदाई हो पाई है, अब वह भी बंद हो चुकी है। और अब इनके 100 साल में सिंधु घाटी सभ्यता के सिर्फ 1/3 हिस्से की खुदाई हो चुकी है, बस बाकी जो जगह है वो क्या हो गई है, बंद हो चुकी है। अभी तक जो खुदाई का काम है वो बंद हो चुका है, यानी कुछ हिस्से की खुदाई करके जो है वहाँ से जो चीज़ें मिली उसकी जानकारी हमारे सामने है। हम पहले स्तूप के टीले से महाकुंड की बिहार की दिशा में उतरे। दाईं तरफ एक लंबी गली दिखती है, इसके आगे महाकुंड है। पता नहीं सायास या सहयोग की धरोहर के प्रबंधकों ने उस गली का नाम देव मार्ग यानी डिविनिटी स्ट्रीट रखा है। माना जाता है कि उस सभ्यता में सामूहिक स्नान किसी अनुष्ठान का अंग होता था। कुंड करीब 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है, गहराई 7 फुट है। कुंड में उत्तर दक्षिण में सीढ़ियाँ उतरती है। इसके 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में 2 पात में 8 स्नानागार है, इनमें किसी का द्वार दूसरे के सामने नहीं खुलता। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। और अब ये यूँ कह रहे हैं कि जो है यहाँ पर एक स्नानागार मिला है बड़ा सारा, है ना, और वो स्नानागार जो है लंबाई जोड़े उसकी दी है। और ऐसा माना जाता है कि लोग जो है सामूहिक आकर स्नान इस कुंड के अंदर करते थे। ठीक है, और जो इसके 3 तरफ के साधुओं के कक्ष भी बने हुए हैं, और उत्तर में जो है 2 पात में जो है 8 स्नानागार बने हुए हैं। इनमें से जो है किसी का द्वार जो है एक दूसरे के सामने नहीं खुलता, यानी कि जो है सबके जो दरवाजे हैं वो भिन्न भिन्न दिशाओं में खुलते हैं, यानी कि एक दूसरे के सामने नहीं खुलते थे, यानी कि एक सीरीज में बने होंगे। सिद्ध वास्तुकला का यह भी एक नमूना है। अब जो है अच्छी वास्तुकला का क्या है, ये एक नमूना हमारे सामने भाई जो है व्यवस्थित जो है द्वार है, क्योंकि एक दूसरे के सामने नहा के निकलना भी जो है अजीब है, तो एक दूसरे का जो इसकी व्यवस्था है स्नानागार की सुव्यवस्थित है। इस कुंड में खास बात पक्की ईंटों का जमाव है। अब देखिए जो ये कुंड बनाया गया स्नानागार है ये पक्की ईंटों का बना हुआ है। कुंड का पानी रिस न सके और बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में न आए, इसके लिए कुंड के तल में और दीवारों पर ईंटों के बीच चूने और चिरोड़ी के घारे का इस्तेमाल हुआ है। और अब देखिए जो ये कुंड है इसके अंदर जो है पानी रिस नहीं सके, बाहर का अशुद्ध पानी कुंड में नहीं आए, है ना, और इसके लिए जो कुंड के तल में है दीवारों पर ईंटों के जो है बीच में चूने और चिरोड़ों के घारे का जो है इस्तेमाल किया गया, तो ये क्या हो अशुद्ध पानी इस कुंड में नहीं आए
और जो है बाहर भी ना जाए, ऐसी जो है इसमें व्यवस्था की गई है। पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है, इसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग है। कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए एक तरफ कुआं है, दोहरे घेरे वाला ये अकेला कुआं है। अब देखिए जो कुंड है ना, पार्श्व की दीवारों के साथ दूसरी दीवार खड़ी की गई है जिसमें सफ़ेद डामर का प्रयोग हुआ है। अब देखिए जो अलग अलग जो है कांच भी लगे हुए हैं यहाँ पर कुंड के आसपास, जो देख सके एक दूसरे को, है ना, नहा कर। तो उसके दीवार के जो है सफ़ेद डामर का प्रयोग कर रखा है दीवार को एक दूसरे को जोड़ने के लिए। और कुंड के पानी के बंदोबस्त के लिए क्या, एक तरफ जो है कुआं भी खोदा गया है ना, दोहरे घेरे वाला एक अकेला कुआं है। इसे भी कुंड के पवित्र या अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। और अब जो ये कुंड है ना, इसको जो है पवित्र और अनुष्ठानिक होने का प्रमाण माना गया है। ऐसा मैंने अभी आपको पढ़ाने से पहले बताया कि ऐसा माना गया कि हो सकता है यहाँ पर सामूहिक स्नान करते थे, साधुओं के कक्ष बने हुए, तो हो सकता है लोग पवित्र स्थान समझकर जो है यहाँ पर नहाने आया करते होंगे। कुंड से पानी को बाहर बहाने के लिए नालियाँ हैं। और अब जो है गंदा पानी के निष्कासन के लिए क्या बनाई गई है, यहाँ पर नालियाँ भी बनाई गई है। इनकी खासियत यह है कि ये पक्की ईंट से बनी है और ईंटों से ढकी भी है। और अब जो है ये नालियाँ जो है किससे बनी हुई है, पक्की ईंटों से बनी हुई है और पक्की ईंटों से ढकी हुई भी है। अब देखिए यहाँ जल निकासी के लिए नालियाँ भी बनाई गई है, आपको दिख रहा है। जल निकासी का उन्नत प्रबंध जो सिंधु घाटी की अनूठी विशेषता। देखिए क्योंकि अगर गंदा पानी और साफ पानी दोनों एक तरफ मिलता जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रदूषण फैलेगा। तो उस समय भी देखिए सिंधु घाटी सभ्यता इतनी हजारों वर्ष पुरानी है, लेकिन नालियों गंदे पानी के लिए जो है जल प्रबंधन की व्यवस्था की गई थी। गंदे पानियों के लिए जो है नालियों का बनाया गया था ताकि नालियों के जरिए क्या हो जाए, गंदे पानी का निष्कासन गटर के अंदर होए। तो जो है अलग अलग तरीके की जो है वहाँ पर हमें व्यवस्था देखने को मिलती है। पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष पहचान मानी गई है। ढकी हुई नालियों का उल्लेख भी पुरातात्विक विद्वान और इतिहासकार जोर देकर करते हैं। और अब जो है कह रहे जो पक्की ईंटें हैं, है ना, पक्की और आकार में समरूप धूसर ईंटें जो है सिंधु घाटी सभ्यता की क्या मानी गई, विशिष्ट पहचान मानी गई है। और जो ढकी हुई नालियाँ हैं इनका भी उल्लेख जो है पुरातात्विक जो विद्वान है, इतिहासकार है, वो जोर देकर करते हैं। क्योंकि जो है नालियों खुली होगी तो गंदगी फैलेगी, बीमारी फैलेगी। तो उस समय भी क्या है, साफ सफाई को महत्व देकर जो है नालियों को ढककर बनाया गया था। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार की है, पक्की नालियाँ बनी हुई, कच्ची नालियाँ बनी, ईंट की नालियाँ, और जो है किस तरीके से घर के अंदर से जो है स्नानागार से जो है पानी का निष्कासन करते हुए इसमें बताया गया है। पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले के इतिहास में नहीं मिलता है। और अब जो है कह रहे जो पानी निकासी का जो सुव्यवस्थित बंदोबस्त है इससे पहले के इतिहास में हमें कहीं देखने को नहीं मिलता है। महाकुंड के बाद हमने गढ़ की परिक्रमा की है। और अब जो है कह रहे जो, क्योंकि जो लेखक है वो घूमने गए हैं, तो कह रहे जो महाकुंड है, यानी कि जो अभी हम कुंड के बारे में बात करते हैं, इसके बाद उन्होंने कहा कि परिक्रमा की जो गढ़ बना हुआ टीले के ऊपर, वहाँ वो पहुँचे। कुंड के दूसरी तरफ विशाल कोठार है। कोठार मतलब जो अनाज रखने का जो था, कर के रूप में हासिल अनाज शायद यहाँ जमा किया जाता था। और अब जो है यूँ कह रहे जो टैक्स के रूप में जो अनाज लिया जाता था, शायद वो अनाज जो है इस कोठार के अंदर रखा जाता था। इसका निर्माण रूप खास कर चौकियों और हवादारी को देखकर ऐसा कायस लगाया गया है। यहाँ 9 चौकियों की 3 कतारें हैं। और अब ये यूँ कह रहे जो इसका निर्माण किया गया है इस कोठार का, तो ऐसा किया गया भाई हवा भी आती रहे, है ना, और चौकियाँ जो है इसकी निगरानी भी की जा सके। तो ऐसी जगह पर जो है इस कोठार को हवादार स्थान पर बनाया गया था। और यहाँ पे जो है 9 चौकियाँ थी, 3 कतारों में बनाई गई थी। उत्तर में एक गली है जब बैलगाड़ियों का जिनके प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं, ढुलाई के लिए आवागमन होता था। और अब जो है बैलगाड़ी के साक्ष्य भी मिले हैं मोहनजोदड़ो की सभ्यता से, तो जो है ये कोठार के आसपास मिले हैं। तो ये कोठार के आसपास बैलगाड़ियों के साक्ष्य का मिलने का मतलब ये है कि जो अनाज था वो बैलगाड़ियों पर लाद कर क्या किया जाता था, लाया ले जाया जाता था और फिर जो है उस कोठार के अंदर संरक्षित कर रखा जाता था। ठीक इसी तरह
का कोठार हड़प्पा में भी पाया गया। और अब जो है कह रहे जो है ठीक इसी प्रकार जो अनाज रखना कोठार कहाँ पे पाया गया, हड़प्पा सभ्यता में भी पाया गया। तो हम जो है मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो है छोटे छोटे रूप में जो है यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप आगे जो है इसको और रीडिंग करके रखें ताकि आपको जो है पाठ रुचिकर लगे। धन्यवाद।